नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्यूज 19 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम केयर्स फंड विच आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट वुड नाउ बी रिजर्व्ड फॉर लोकल पीपल ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेस्पेक्ट टू द सतलज यमुना लिंक SYL dispute, which of these statements are correct? Question number 4, which treaty signed by the Kingdom of Nepal and British India in 1816 located the Kali River as Nepal's western boundary with India? Question number 5, with respect to the discretionary powers of the governor, which of these statements are correct? Question number 6, which of the following sports personalities have been recommended for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2020? Question number 7, with respect to the location of the following hills mountains in the northeastern region of India, match lists 1 and 2 and select the correct answer using the codes below. Question number 8, consider the following statements which are correct. Question number 9, which of the following country's president has been resigned recently after a soldier mutiny detained him at gunpoint? And question number 10 and our final question, where is Bhagjan oil field located? तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। अब देख क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम केयर्स फंड विच आर करेक्ट। तो हमारा आंसर है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन बी। देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। देखो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म है ये, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस वाज क्रिएटेड ऑन 28 मार्च 2020 फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पीएम केयर्स फंड शुरू हुआ था। फंड विल बी यूज फॉर कॉम्बैटिंग एंड कंटेनमेंट एंड रिलीफ एफर्ट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड सिमिलर पैंडेमिक लाइक सिचुएशंस इन द फ्यूचर, राइट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द फंड। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या है, मैं आपको पहले भी समझाया हूँ। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो इनका चेयरमैन होगा। वो पोजीशन जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो इनके चेयरमैन है। ट्रस्टीज इंक्लूड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस एंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, ये सब इनके ट्रस्टीज होंगे इस फंड का, राइट। अब ये न्यूज में क्यों है? इन ए रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स द पीएम केयर्स फंड एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, इसको एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया, राइट। इसमें देखो इसका फंडिंग कैसे होगा, डोनर्स कंट्रीब्यूट वॉलंटियरली। इसमें वॉलंटियरली कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट के पैसे यूज नहीं करेंगे। अब देखो, देयर इज नो ओकेजन फॉर सीएजी टू ऑडिट ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। सीएजी को ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट मनी, ठीक है। एकदम क्लियर बता दिया, क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दे दिया कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसमें कोई गवर्नमेंट के पैसे यूज नहीं हो रहा है, ये डोनर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। अब इसका एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 2 इट एक्सपेंसेस आर मेड फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये गलत है, राइट। तो 1, 3 एंड 4 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट वुड नाउ बी रिजर्व्ड फॉर लोकल पीपल ओनली। आंसर हमारा मध्य प्रदेश है। आज ही न्यूज में आया हुआ है। देखो, इंडिपेंडेंस डे स्पीच में चौहान, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, बीजेपी के है, उन्होंने ये बोल दिया कि अब से गवर्नमेंट जॉब्स तो मध्य प्रदेश को ही मिलेगा। मध्य प्रदेश डोमिसाइल होना चाहिए तभी उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगा। 100% रिजर्वेशन दे दिया। अब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल पीपल हैज बीन मेड इन द स्टेट। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कमलनाथ की सरकार था, उनके टाइम पे भी 70% जॉब्स का रिजर्वेशन दिया था प्राइवेट सेक्टर में, राइट। तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3, विद रेस्पेक्ट टू द सतलज यमुना लिंक डिस्प्यूट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर डी है 1, 2 एंड 3। इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। पहले ये फोटो देखिए आप लोग, ये सतलज रिवर है। सतलज रिवर में कौन सा है, भखरा डैम है और नीचे नंगल डैम भी है। दोनों को मिला के भखरा नंगल डैम बोलते हैं। और जो रिजर्वेयर है जहाँ पानी स्टोर होता है उनका नाम क्या है, गोविंद सागर, राइट। अब देखो कैनाल कौन सा है, ये सतलज रिवर इधर से ऐसे पंजाब से होते होते हरियाणा इधर, ये कैनाल को बोलते हैं यमुना सतलज लिंक कैनाल, राइट है। सतलज रिवर और यमुना को लिंक करने के लिए। अब देखो प्रॉब्लम कब शुरू हुई, 1966 तक पंजाब और हरियाणा एक ही था, पंजाब था, ठीक है। अब 1966 में स्टेट
ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू पंजाब और हरियाणा अलग हो गया, तब से पानी की समस्या शुरू हो गई। अब पंजाब वालों ने तब बोल दिया हमको पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को देने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, हरियाणा ने सेंटर को बता दिया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है हरियाणा, सॉरी पंजाब। अब 1976 में सेंटर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया अलोकेटिंग हरियाणा 3.5 मिलियन एकड़ फीट, एक यूनिट है MAF बोलते हैं, आउट ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब 7.2 MAF, पूरा पानी का आधा से ज़्यादा मतलब उनको देने के लिए, क्योंकि हरियाणा भी एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ऊपर से हरियाणा में वैसे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई रिवर नहीं है। इंडिया में ऐसा स्टेट है हरियाणा जहाँ कोई रिवर नहीं है, कोई रिवर सोर्स नहीं है। रिवर है वैसे हरियाणा और यूपी के बॉर्डर में यमुना है, वैसे हरियाणा के अंदर कोई रिवर नहीं है, इसलिए उधर ज़्यादातर कैनाल सिस्टम आपको दिखाई देगा। अब देखो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल भी कॉन्स्टिट्यूट किया था, एराडी ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट जज वी बालकृष्ण एराडी उनका हेड था। अब उन्होंने भी यही बता दिया कि पंजाब और हरियाणा पानी शेयर कर लो कुछ हिसाब से। अब देखो इसकी पूरी क्रोनोलॉजी में समझाता हूँ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब 1966 में हुआ। इट इज डिसाइडेड दैट हरियाणा विल गेट शेयर ऑफ सतलज वाटर, राइट। अब 1977 में काम शुरू भी हो गया, मतलब देखो पूरा 214 किलोमीटर में 120 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में। पंजाब भी लैंड एक्विजिशन स्टार्ट किया, हरियाणा भी कर दिया और काम भी शुरू हो गया। इसलिए कि हरियाणा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसलिए हरियाणा वालों ने 1980 तक पूरा कनाल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी कर लिया, पर पंजाब वालों ने नहीं किया। पंजाब वालों ने करते करते बीच में बंद कर दिया। उनको ये लगा हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम हो गया, उनका इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस था, टेररिज्म इन पंजाब, ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से उन्होंने ये बोला कि अब हम कनाल के काम कंप्लीट नहीं करेंगे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि जल्दी से जल्दी आप कैनाल का काम कंप्लीट करो, पर उन्होंने बहुत प्रॉब्लम किया। उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, हमारे पास पानी नहीं है। मतलब पंजाब वाले काम करने का कोई मूड में नहीं था। अब देखो अब 2020 में क्या है, फिर से प्रॉब्लम आया हुआ है। अब 2020 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला कि अब जो एराडी कमीशन है, एराडी ट्रिब्यूनल है जो लिखा है एराडी, सुप्रीम कोर्ट जज वी बालकृष्ण एराडी के हेड में, तो वो तो काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना है। अभी नया एक ट्रिब्यूनल सेटअप करो और केस स्टडी करो और बोलो कि क्या करना चाहिए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ये जो पुराना 1987 का ट्रिब्यूनल को मान नहीं रहा है, बोल रहा है कि बहुत पुराना है, राइट। इसलिए आजकल क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्रीटी साइंड बाय द किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया इन 1816 located the Kali River as Nepal's western boundary with India? तो आंसर है हमारा ट्रीटी ऑफ सुगोली। तो ट्रीटी ऑफ सुगोली क्या है मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। ये देखो ये नेपाल का उस टाइम का मैप है 1816 का। ये देखो ये अपना लखनऊ है, दिल्ली है, राइट, गढ़वाल कुमाऊन रीजन है उत्तराखंड का। ये देखो बंगाल उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अब इनको अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए इधर जाने की जरूरत था, तिब्बत, सेंट्रल एशिया ये सब जाने की जरूरत था। उस टाइम पे एम्पायर ऑफ गुरखास था नेपाल एरिया में। नेपाल एरिया काफ़ी फैला हुआ था, उनके राजा ने टेरिटरी बहुत अच्छा डेवलप करके रखा हुआ था। कहाँ से कहाँ, ये देखो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड उसका एरिया भी है, उधर से लेके वेस्ट से उधर से लेके ईस्ट में सिक्किम तक उनका टेरिटरी था। तो ये पूरा उनके कंट्रोल में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने जो गवर्नर जनरल था ये जगह पूछा उनसे, तो उन्होंने दिया नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने वार कर लिया। अब देखो वार हो गया, इसको बोलते हैं एंग्लो नेपालीज वार ऑफ 1814 टू 1816। पर गुरखा रेजिमेंट, मतलब जो रेजिमेंट नहीं सॉरी गुरखा जो है वो बहुत बहादुरी के साथ वार लड़ा, ठीक है। पर अंत में क्या हुआ, हार गए, वार तो हार गए। इसके बाद उनको ये जो ग्रे एरिया में लिखा है जितने एरिया है वो सब ब्रिटिश को देना पड़ा। देखो ये गढ़वाल एरिया, कुमाऊन रीजन, सिक्किम, ये सब एरिया इनको देना पड़ा। अवध एरिया, अवध का भी थोड़ा इधर है, ठीक है, तो सब एरिया उनको देना पड़ा। इसके बाद जो ट्रीटी साइन हो गया, ये ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुगोली, राइट। ये ट्रीटी ऑफ सुगोली के अनुसार उन्होंने नेपाल को छोटा तो कर ही दिया और उनका डीमार्केट कर दिया, दो नेचुरल बाउंड्री बना दिया। इधर से ये जो है काली रिवर, महाकाली रिवर इंडिया में पहुंचते हैं, इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। अब इसमें मेची रिवर, ठीक है। तो इधर से नेपाल में ये वेस्ट में कौन सा काली रिवर और ईस्ट में मेची रिवर, इतना उन्होंने ट्रीटी ऑफ सुगोली के थ्रू सेट कर दिया, राइट। तो यह है ट्रीटी ऑफ सुगोली। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दीज आंसर 1, 2, 3 एंड 4 चारों सही है। आप गवर्नर के बारे में कुछ लिखा हूं,
देखो गवर्नर बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ही शुड हैव अटेंड 35 ईयर्स के एज होना चाहिए। अब टर्मिनेट होने के लिए क्या क्या है, वैसे 5 साल के लिए होता है। एंड हाउएवर ही शैल बी टर्मिनेटेड फॉर फॉलोइंग रीजंस, ही शैल बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस है, ही शैल बी डिसमिस्ड। ही शैल बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ हिज एक्ट्स आर अपहेल्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मैलिफिट। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया तभी कर सकता है। हिज टर्म टर्मिनेट्स इफ ही रिजाइन्स एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट, मतलब खुद भी एड्रेस करके वो रिजाइन हो सकता है। अब इनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है, व्हेन नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी गवर्नर हैज द डिस्क्रिशन to select a candidate as chief minister who he believes can put together a majority coalition। अगर कोई पार्टी अपना मेजोरिटी ठीक से दिखा नहीं पाया तो वो मेजोरिटी वालों को ले इन्वाइट कर सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता है वो। ही शैल सबमिट रिपोर्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑन हिज ओन और ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पूछने से भी देना है या अपने आप भी दे सकता है एक रिपोर्ट, मतलब स्टेट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी हो रहा है वो सब के बारे में। He shall override the advice of Council of Ministers during emergency if permitted by the President। Council of Ministers वैसे उनको एड करने के लिए है, पर वो कब ओवरराइड कर सकता है, इमरजेंसी के टाइम पे अगर प्रेसिडेंट ने परमिट किया तब ये कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों को रिकमेंड किया है। National Sports Award Selection Committee have recommended 4 sports person for India's highest sporting honor राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा एंड रेसलर विनेश फोगट आर among the 4 sports person। Apart from Rohit and Vinesh, table tennis player Manika Batra and Paralympian M Thangavelu are the other 2 names, right? रोहित शर्मा विल बी द 4th क्रिकेटर आफ्टर लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली। ये तीनों क्रिकेटर को पहले मिल चुका है। अब तेंदुलकर को कब मिला, 1998 में, धोनी को 2007 में, कोहली को 2018 में। ये अवार्ड 91-92 मतलब 91-92 में इंस्टीट्यूट हुआ था। चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट। चेस ग्रैंड मास्टर जो तमिलनाडु के विश्वनाथन आनंद है वो सबसे पहले इन्हीं को मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कैन बी गिवन ए मैक्सिमम ऑफ 3 पर्सन इन ईयर, 3 को दे सकते हैं, पर पहले भी दे चुका है। मतलब देखो 2016 में PV सिंधु, जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर, शूटर जीतू राय, रेसलर साक्षी मालिक को मिला था। वैसे 2020 में भी 4 बंदों को दे रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इंक्लूड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, Arjuna Award, Dronacharya Award, Dhyan Chand Award, which are conferred every year by the President of India at Rashtrapati Bhavan on August 29. The National Sports Day is celebrated on August 29. August 29 को क्यों देता है, क्योंकि National Sports Day है August 29 को। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी विज़ार्ड ध्यानचंद के बर्थडे है August 29 को, इसलिए August 29 को राष्ट्रपति भवन में एक फंक्शन रखता है, इसी में अवार्ड्स दिया जाता है। Question number 7. With respect to the location of following hills mountains in the northern eastern region of India, match list 1 and 2 and select the correct answer using the codes below. Answer is A1, B2, C3 and D4 चारों सही है। गैरो हिल्स मेघालय में इधर है। लुशा हिल्स मिजोरम एंड त्रिपुरा में स्प्रेड है इधर। पटका हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर में, म्यांमार में बेसिकली बॉर्डर में है। कार्बी एंग्लोंग हिल्स आसाम मेघालय, राइट। Question number 8. Consider the following statements which are correct. 1, 2, 3 and 4. देखते हैं चारों स्टेटमेंट एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से है। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA was established by Government of India under the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority Act passed by the Parliament in December 1985. आप देखो इनके जो रिपोर्ट के हिसाब से ये पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिपोर्ट देता है। ये चारों सही बोला है। इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बनानास, पपाया एंड मैंगोस। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बफेलोस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस ग्लोबली। और भी है डिटेल्स। देखो इंडियाज एग्रेरियन कल्चर एंड वेरिड रीजनल क्लाइमेट हैव significantly contributed to the global food basket. Indian curries, spices, snacks, mangoes are known for their excellent quality across the globe. Globally, India leads the following food segments. तो इंडियन करी, स्पाइसेस, स्नैक्स एंड मैंगोस इंटरनेशनली बहुत फेमस है। अब
ये देखो इतने डिटेल्स है। इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बनाना, पपाया, मैंगोस। इनका रिपोर्ट है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA। ठीक है, ड्यूरिंग FY20 गुआवा प्रोडक्शन अमृत amounted to 4.34 megatons. India is the largest milk producer in the world. India is the world's largest population of buffaloes. India is the largest producer of pulses globally. ठीक है, पूरा डिटेल्स लिखा है। Among vegetables, India ranks second in the world with 180 MMT production in FY20. It is number one in producing okras with भिंडी okra with 6.44 MMT production in FY20। अब देखो ये क्यों मैं क्वेश्चन डाला हूँ। आज ही न्यूज़पेपर में आया अपना फार्म एक्सपोर्ट्स, मतलब हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो 23% का हाइक हुआ है इसी मार्च जून क्वार्टर में, राइट। तो ये APEDA के साइट भी है, वेबसाइट भी है, इसमें जाके इनके डिटेल्स पढ़ रहे ना, बहुत स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बीन रिसेंट रिसेंटली आफ्टर सोल्जर म्यूटनी डिटेन्ड हिम एट गन पॉइंट? आंसर इज माली। माली देखो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इधर आता है, देखो अल्जीरिया, नाइजर, मॉरिशियाना, ये सब के बीच में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है माली। अब क्या हुआ, माली प्रेसिडेंट इब्राहिम बoubacar केइता हैज रिसाइंड आफ्टर बीइंग डिटेन्ड बाय सोल्जर्स ऑन ट्यूसडे। बेसिकली एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, अब उनको गन पॉइंट में रखा और वो रिसाइन भी कर लिया उससे पहले कि कुछ हो जाए। In a televised address, he said he was also dissolving the government and parliament, adding, "I want no blood to be spilled to keep in power." ठीक है। He and PM Bobo Cisse were taken to a military camp near the capital Bamako, drawing international condemnation. A spokesman for the soldiers called for a civil political transition leading to credible general elections. कोई भी मिलिट्री टेक ओवर के बाद यही बोला जाता है, हम एक सिविल पॉलिटिकल ट्रांसिशन करेंगे। माली मिलिट्री मेक्स फ्रेश इलेक्शन प्रोमिस, ठीक है, फ्रेश इलेक्शन होगा बोल रहा है। अब क्या हुआ था, मिस्टर केइता वन है सेकंड टाइम इन इलेक्शंस इन 2018, बट देयर हैज बीन एंगर ओवर करप्शन, मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड अ डिस्प्यूट ओवर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। ये सब कारण बोल रहा है। इट हैज प्रॉम्प्टेड सेवरल लार्ज प्रोटेस्ट इन रीसेंट मंथ्स। आजकल बहुत कंट्रीज में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है। अब माली मिलिट्री ने इसका सोल्यूशन भी ढूंढ निकाला, इन्होंने अपना प्रेसिडेंट को ही हाईजैक कर लिया, बेसिकली जो भी है टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट को। देयर हैज ऑल्सो बीन एंगर अमंग ट्रूप्स अबाउट पेमेंट भी ठीक से नहीं मिल रहा था, इसलिए भी हो सकता है, एंड ओवर ए कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट विद जिहादिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज भागजान ऑयल फील्ड लोकेटेड? ऑप्शन बी आसाम। भागजान ऑयल फील्ड आजकल न्यूज में है, क्यों? रिसेंटली ए गैस लीक हैज ओकेटेड भागजान वैली इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम फॉलोइंग ए ब्लोआउट। भागजान वैली से प्योरली गैस प्रोड्यूसिंग वैली इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन आसाम at an aerial distance of 900 meters from दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क आसाम है, उसी के 900 मीटर दूरी में है ये। इट हैज बीन ड्रिल बाई ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड उसका ड्रिलिंग करता है 2006 से। अब क्या हुआ उधर, नेचुरल गैस वैली इन आसाम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट हैड ए ब्लो आउट हो गया। नेचुरल गैस निकालते हैं जहाँ से, उधर से ब्लो आउट हो गया। ब्लो आउट मतलब अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ गैस और ऑयल। जैसे ये लोग ड्रिल करते जा रहे हैं, देखो उधर का ड्रिल 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक नीचे जाता है, मतलब डीप ड्रिलिंग करके, तो उधर से अनकंट्रोल्ड रिलीज हो गया। ठीक है, बहुत सारे पोर्स हो गया, मतलब होल से अनकंट्रोल्ड गैस ऐसे रिलीज होने लग गया। अब वो कैसे बंद करते हैं? वेल कैपिंग करते हैं। वेल मतलब जहां से निकालते उसको वेल बोलते हैं, ठीक है, कुआं वेल बोलते हैं। वेल कैपिंग ऑपरेशन वाज इनिशिएटेड ऑन मंडे मॉर्निंग एंड द कैपिंग ब्लोआउट प्रिवेंटर BOP स्टैक वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड ओवर द वेल हेड ऑन 17 अगस्त 2020 आफ्टर 83 डेज। मतलब मई 27 को लीक होना शुरू हो गया था, तब से ये लोग ट्राई कर रहे हैं बंद करने के लिए। वो बंद कैसे करते हैं? BOP मतलब ब्लो आउट प्रिवेंटर लगाते हैं बहुत बड़ा, वो लगाने के बाद वो बंद होता है, राइट। इसके बाद बंद करने के बाद भी बहुत सारे होल्स बच जाता है, उसमें किलिंग करना पड़ता है। देखो ये है ब्लो आउट प्रिवेंटर। आप ब्लो आउट प्रिवेंटर लगा दिया, इसके बाद क्या होगा? किलिंग होगा। ये आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया हुआ है। किलिंग पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या है। किलिंग इज ए टेक्निकल टर्म फॉर इंजेक्टिंग ए विस्कस मड सीमेंट मिक्सचर एट हाई प्रेशर। देखो बेसिकली मड एंड सीमेंट को मिक्स करने के बाद उसको बहुत हाई प्रेशर में, जितने भी पोर्स से जो गैस लीक हो रहा है निकल रहा है, उसमें हाई प्रेशर में पंप करेगा ताकि वो हमारा कंक्रीट जैसा बंद हो जाएगा, एकदम सील हो जाएगा। इसको किलिंग बोलते हैं। मतलब ब्लो आउट प्रिवेंटर लगाने के बाद किलिंग करना पड़ता है। तो ये जो काम हो रहा था, बारिश भी हो रहा है, फ्लडिंग भी हो रहा है आसाम में, आपको पता ही है। तो उधर एक तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो ठीक से काम कर नहीं पा रहा है। ऊपर से क्या हुआ, उधर
एक वाल्व इन द वेल केसिंग पाइप गए हुए, एक वाल्व टूट गया। अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते रहते हैं, ऐसे जब काम करते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं उसमें छोटे मोटे ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो ये वेल किलिंग वर्क सस्पेंडेड करके आज न्यूज़ में आया है। तो ये भागजन ऑयल फील्ड के बारे में आपको यही जानना है कि ब्लोआउट हुआ था और ब्लोआउट प्रिवेंटर लगा भी दिया। कितने दिन के बाद? 83 डेज के बाद। तो ये न्यूज़ में इसलिए है। सो और आंसर इज आसाम। ऐसे हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट्स है आपका कमेंट से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।